तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे फेज इक्विलिब्रियम की, और अब तक मैं आपको फेज इक्विलिब्रियम में फेज क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फेज रूल क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ फेज रूल और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ा चुका हूं, डिराइव करा चुका हूं, फेज कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना समझा चुका हूं। तो अब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर होंगे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं फेज डायग्राम्स की। फेज डायग्राम्स यहां आपको दो तरह से पढ़ने हैं। फेज डायग्राम आपको पढ़ना है वन कंपोनेंट सिस्टम में, और फेज डायग्राम आपको पढ़ना है टू कंपोनेंट सिस्टम में। अगर आपको याद है तो मैंने आपको फेजेस पढ़ाए, उसको निकालने का तरीका पढ़ाया, कंपोनेंट्स पढ़ाए, कंपोनेंट्स निकालने का तरीका पढ़ाया। तो जब आप कंपोनेंट्स निकालते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी सिस्टम में कंपोनेंट 1 आता होगा, किसी सिस्टम में कंपोनेंट 2 आता होगा, किसी सिस्टम में कंपोनेंट और ज्यादा भी आ सकता है। हमें यहां पढ़ना है वन कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, और उनके लिए हमें बात करनी है फेज डायग्राम की। तो हम लोग आज बात करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम में मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ाऊंगा, एक वाटर सिस्टम, दूसरा सल्फर सिस्टम। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कंपोनेंट सिस्टम है। हम लोग आज बात करने वाले हैं वाटर सिस्टम की। इससे पहले हम लोग शुरू करें वाटर सिस्टम, आपको इस ग्राफ में एक बात समझनी होगी। आमतौर पर जितने भी सिस्टम मैं आगे पढ़ाऊंगा उन सब में ग्राफ जरा देखिएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर के ही बीच बनेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो देखिए ग्राफ बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ भी टेम्परेचर प्रेशर के बढ़ने पर बढ़ रहा है। एक यहां देखिए ग्राफ जो है वो निगेटिव है। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्राफ घट रहा है। एक यहां पर निगेटिव कर्व है। वाटर सिस्टम के अलावा किसी भी सिस्टम में आपको इस तरह का निगेटिव कर्व दिखाई नहीं पड़ेगा, जितने भी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। अब बात आती है कारण क्या है। वाटर एनालॉगस बिहेवियर शो करता है, और एनालॉगस बिहेवियर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व जो है वो इस ग्राफ में निगेटिव स्लोप दिखा रहा है। इसको थोड़ा आप समझिए। जब मैंने आपको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ाई थी तो पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, फिर मैं फेज डायग्राम की बात करता हूं, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैंने आपको क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ाई थी तो जरा याद करिए आप लोग, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ड्राइव कराई थी। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये निकल कर आई थी, dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी इंटू डेल्टा वी। ये आपकी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकली थी। जब हम इस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को अलग अलग फिनोमिनाओं पर अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हम वेपोराइजेशन पर अप्लाई कर दें इस कर्व पर, तो अगर हम वेपोराइजेशन पर अप्लाई करें, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन t, और डेल्टा v हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक भाई। अगर मैं इसे सब्लिमेशन पर अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन इक्वल्स टू, सब्लिमेशन पर एक इक्वेशन हो जाएगी dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अपॉन t ऑफ सब्लिमेशन, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि सब्लिमेशन कर्व का मतलब होता है सॉलिड टू वेपर, वेपर टू सॉलिड।
अगर मैं इसी को मेल्टिंग पर अप्लाई करूं, या आप उसे फ्यूजन भी कह सकते हैं, तो हम इसे अगर मेल्टिंग कर्व पर अप्लाई करें, इस इक्वेशन को मेल्टिंग पर अप्लाई करें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा एच, मेल्टिंग कह लीजिए या फ्यूजन कह लीजिए, फ्यूजन अपॉन टी ऑफ फ्यूजन, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस मेल्टिंग है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये इक्वेशंस आपको 3 इक्वेशंस प्राप्त हो रही हैं इस 3 कर्व पर। अच्छा, दुनिया का कोई भी फेज डायग्राम आप पढ़ोगे तो उस पर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन उन इक्विलिब्रिया पर अप्लाई होगी, क्योंकि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फेज चेंज पर अप्लाई होती है, और जो भी फेज डायग्राम आपको पढ़ाए जाते हैं वो डिफरेंट फेज चेंजेस के करस्पॉन्ड ही आपको कुछ कर्व्स प्राप्त होते हैं। तो वो भी फेज डायग्राम भी आपके फेज चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी आपके फेज चेंज पर अप्लाई होती है। तो हमने अलग अलग फेज चेंज पर जब वाटर सिस्टम के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने क्या देखा है कि dp अपॉन dt दिस एंड दिस एंड दिस। अब यहां एक बात समझनी होगी, जब वाटर वेपोराइजेशन में होगा तो वेपोराइजेशन के केस में लिक्विड वेपर बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ वेपर हमेशा बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, और वॉल्यूम ऑफ वेपर जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से बड़ा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी ये जो वैल्यू है ये बेटा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेपर बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो नेट वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी, यानी dp अपॉन dt यहां पॉजिटिव आएगा। जबकि dp अपॉन dt फॉर दिस, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सब्लिमेशन के लिए, और बेटा वॉल्यूम ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास फिर वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस केस में भी हमारे पास ये इक्वेशन की ये पूरा नेट वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन कहानी यहां है, आप ध्यान दीजिएगा कभी, जब हम मेल्टिंग की बात करते हैं तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और आपको मालूम है जब दुनिया की कोई भी चीज जब पिघलती है, दुनिया की कोई भी चीज जब पिघलती है तो सॉलिड लिक्विड बनता है, और जब पिघलने में सॉलिड लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। आप हमेशा जानते हैं कि सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का और लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम गैस का होता है। कारण, क्योंकि जब सॉलिड होता है तो उसके मॉलिक्यूलों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जब मॉलिक्यूल एक्सपैंड करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, और एक्सपैंड करते हैं तो गैस स्टेट में आते हैं। एक्सपेंशन के कारण ये वॉल्यूम सॉलिड का लिक्विड के अपेक्षा, लिक्विड का वेपर के अपेक्षा अगर कंपेयर करें, तो अगर एक अमाउंट ले लिया जाए सॉलिड का और उसे पिघला दिया जाए, तो सॉलिड जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा उससे ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड ऑक्युपाई करेगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम वेपर ऑक्युपाई करेगा दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के लिए एक्सेप्ट वाटर। वाटर के केस में यहां कहानी है, क्योंकि वाटर एक एनालॉगस बिहेवियर शो करता है, और वो ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सॉलिड स्टेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द लिक्विड स्टेट। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। जब पानी और बर्फ एक जगह रखी जाए तो जब बर्फ पिघलती है तो जो वाटर बनता है उसका वॉल्यूम कम होता है। उल्टा बोले, जब वाटर फ्रीज होकर बर्फ बनती है तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है। कारण, क्योंकि जब एक डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब जब फ्रीजिंग होती है वाटर के केस में, तो वाटर एयर ऑक्युपाई करता है, एयर भी क्रिस्टलाइज कर लेता है, जिस वजह से उसके अंदर कैविटीज बन जाती हैं,
और इन कैविटीज के कारण आइस का वॉल्यूम बड़ा हो जाता है वाटर की अपेक्षा। अब चूंकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का। अगर सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड का हो तो ये कर्व फिर नॉर्मल ऐसे चलता है इधर की ओर, इस पॉइंट से उस तरफ ये कर्व जाता इधर। लेकिन यहां देखें ये कर्व उल्टा जा रहा है, बाकी सब कर्व सही है, देखिए सीधे जा रहे हैं। OB भी OA भी सब उस तरफ जा रहे हैं। आगे जितने पढ़ाऊंगा सब में वैसे ही चलेंगे। इसमें ये एक कर्व OC जो है वो निगेटिव जा रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि जब हम यहां प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस यानी मेल्टिंग के लिए, तो यहां देखिए सॉलिड का वॉल्यूम है ज्यादा, लिक्विड का वॉल्यूम है कम। दैट मींस इस वाले केस में ये ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू जो है वो निगेटिव आएगी। और जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो बेटा ये होल वैल्यू ये पूरी निगेटिव हो जाएगी। और जब ये निगेटिव आएगी इसी वजह से ये कर्व कहां जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। तो आपकी एक बात होप सो की क्लियर हो गई होगी कि दुनिया का कोई भी मैं आपको फेज डायग्राम पढ़ाऊं, आगे भी मैं 3-4 पढ़ाऊंगा, सभी फेज डायग्राम में आप कर्व देखेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, उसी तरफ उस तरफ जाएंगे। इधर ये भी इधर, ये वाला भी इधर। लेकिन वाटर के केस में BO OA तो उसी दिशा में जा रहे हैं, एक उल्टा जा रहा है OC, यानी इस लाइन को ऊपर बढ़ाएं तो एक देखिए निगेटिव जा रहा है, निगेटिव स्लोप दे रहा है। उसका कारण क्योंकि अगर हम वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग तीनों पर क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं वेपराइजेशन के लिए dP/dt की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सब्लिमेशन के लिए dP/dt की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन मेल्टिंग के लिए dP/dt की वैल्यू निगेटिव आ रही है। दैट इज वाई मेल्टिंग का कर्व निगेटिव स्लोप शो कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। ठीक भाई, तो यहां पर आप 3 बातें दिमाग में क्लियर कर लें। वाटर को छोड़कर जो भी फेज डायग्राम मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सबके लिए ये कर्व पॉजिटिव स्लोप होंगे। वाटर इकलौता ऐसा है जिसमें एक कर्व जो मेल्टिंग वाला है वो निगेटिव स्लोप है। ठीक भाई, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि जब हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन उस फेज पर अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वेपोराइजेशन में प्रेशर और टेम्परेचर के लिए पॉजिटिव साइन आ रहा है, वैल्यू आ रही है इनकी, इसके लिए भी पॉजिटिव, लेकिन इसके लिए निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है कि निगेटिव क्यों आ रही है? सर निगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि वाटर एक ऐसा बंदा है जो एनालॉगस बिहेवियर शो कर रहा है। इस केस में एक नियम जो है वो फेल हो रहा है। नियम क्या है कि अगर सॉलिड को ले लो और मेल्ट करो तो लिक्विड बने, मेल्ट करो तो वेपर बने। तो सॉलिड मेल्ट करने पर लिक्विड, लिक्विड वेपराइज करने पर वेपर, और हमेशा सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम होता है लिक्विड का, वो लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम होता है वेपर का। लेकिन इनके केस में कहानी उल्टा हो रही है, लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम सॉलिड का है वाटर के केस में। दैट इज वाई यहां ये निगेटिव साइन आ रहा है। तो होप सो कि आप समझ गए कि निगेटिव कर्व एक इसमें क्यों है। ठीक भाई, तो ये तो बात एक क्लियर हो गई। बेटा फेज डायग्राम हम लोग बात करने वाले हैं वाटर सिस्टम का। फेज डायग्राम होता क्या है? बेटा फेज डायग्राम वो कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं जब किसी भी सिस्टम पर, किसी भी कंपोनेंट पर, तो हम ये देखते हैं कि ये कंपोनेंट अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पर कैसा बिहेव करेगा। यानी कोई कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर्स पर कैसा बिहेव करेगा और उस टेम्परेचर या उस प्रेशर पर वो किस फेज में पाया जाएगा। ये सारी पूरी कहानी जब हम किसी भी कंपोनेंट पर अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग फेजेस में पाया जाता है।
अलग अलग कंडीशंस में पाया जाता है, और वो सभी फेजेस और वो सभी कंडीशंस जब हम एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ निकल कर आता है वो कहलाता है फेज डायग्राम। ठीक, तो थोड़ा हम लोग इसको अब और डिटेल में समझते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और स्पष्ट कर दूं, जिनके पास सब्र है और पढ़ने की इच्छा है इस वाटर सिस्टम को, बेटा वही लोग बैठे, बाकी लोग छोड़ दें, क्योंकि स्वाइप कर करके नहीं समझ पाएंगे आप। कॉन्स्टेंटली ध्यान से देखिएगा, पूरा डायग्राम आप समझ जाएंगे और एग्जाम में अपने मन से लिख देंगे। बस ये डायग्राम आप समझ गए, सीख गए, बना लिए, आप इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को 5 पन्ने से 10 पन्ने में लिख डालोगे। बस ये आपको मालूम होना चाहिए ये है क्या, रायता क्या फैला हुआ है इसमें। ठीक भाई, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर शुरू करता हूं। मैं आपको एक फिगर बनाकर और उसको अलग अलग कंडीशंस में रखकर समझाता हूं कि उधर जो डायग्राम बन रहा है वो क्या कह रहा है। चलिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन लगा दिया है। थर्मोडायनेमिक्स में बड़ा इस तरह का प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है, थर्मोडायनेमिक्स में बड़े इस तरह के डेरिवेशन किए हैं। इसमें मैंने 1 मोल H2O ले लिया है। अब ये H2O इसके अंदर किस फॉर्म में है? ये H2O इसके अंदर आइस के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, या वेपर के फॉर्म में है? आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। मैंने एक सिस्टम लिया है, उस सिस्टम के अंदर मैंने 1 मोल वाटर ले लिया है, H2O। अब वो H2O उस सिस्टम के अंदर किस स्टेट में पाया जा रहा है? आइस में, मतलब सॉलिड स्टेट में, वाटर के ही रूप में है मतलब लिक्विड स्टेट में, वेपर के रूप में है यानी गैस स्टेट में। सर मेरे को नहीं पता वो किस स्टेट में है। ठीक भाई, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। अब वो किस स्टेट में है इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ पर्टिकुलर टेंपरेचर्स और प्रेशर्स के करस्पॉन्ड। ठीक भाई, आपको मालूम है कि जो वाटर है वो 3 रूप में पाया जाता है नेचर में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको यह भी मालूम है कि जब बर्फ और पानी एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो पानी अगर बर्फ बनना चाहे तो उसे 0 डिग्री पर जाना होगा, क्योंकि 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी 0 डिग्री पर जाएगा, वो बर्फ में कन्वर्ट होने लगेगा। आप अगर बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना चाहें तो बर्फ जैसे ही उसका टेंपरेचर 0 डिग्री होगा वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी 0 डिग्री को आप मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए, एक ही बात है लगभग। तो कहने का मतलब 0 डिग्री एक बाउंड्री है जिसके ऊपर वो लिक्विड है, जिसके नीचे वो सॉलिड है। इसी तरह से आपको यह भी पता है कि पानी को गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, एक टाइम आएगा, वो टाइम क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर आते ही वो पानी वेपर बनने लगेगा, वेपराइजेशन करने लगेगा, वेपर बनाने लगेगा। यानी 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट। जिस 100 डिग्री के उस तरफ जाओगे तो वेपर्स मिलेंगी, 100 के नीचे आओगे तो लिक्विड मिलेगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि आपका वाटर नेचर में 3 स्टेट में पाया जा रहा है। वो 3 स्टेट कब किस रूप में मौजूद होंगी निर्भर करेगा कि उस सिस्टम यानी उस H2O का टेंपरेचर कितना है। क्या वो 0 के नीचे है, क्या वो 100 के ऊपर है,
क्या वो 0 से 100 के बीच में है? अगर वाटर 0 से 100 के बीच में है तो तुम कहोगे सर नेचर में ये लिक्विड में पाया जा रहा है। अगर 0 से नीचे है सर तो आइस के रूप में, और अगर 100 से ऊपर है तो सर वेपर के रूप में पाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान आप एक बात कभी भी नहीं करते, वो होती है प्रेशर की। क्या प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहा गया सर बिल्कुल पड़ेगा। तो कहा गया सर फिर हम जब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते तो प्रेशर की बात करते क्यों नहीं? कहा गया हम नेचर में इसको जब कंसीडर करते हैं तो हम प्रेशर की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सर हमारे यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट बना है, जिसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जितने हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये सब निकाल रहे हैं, ये सर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष हैं। यानी हमारे वाटर पर लगने वाला प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हम सर उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 760 mmHg। यानी जो आपका ये 0 डिग्री और 100 डिग्री पॉइंट है वाटर के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये तब हैं जब आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है। ठीक भाई, चलिए आ जाओ हम इस ग्राफ में आपसे बात करते हैं। ये आपका प्रेशर है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और ये आपका टेम्परेचर है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है। जब हमने, ये मिट गया, जब हमने इस प्रेशर कर्व पर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, देखिए ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, मान लीजिए इस पॉइंट पर 760 mmHg है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस पॉइंट। ये कांस्टेंट प्रेशर पर लाइन जा रही है। अब सर सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। मान लेता हूं मैं कोई एक टेम्परेचर ले लेता हूं, वो टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है, मान लीजिए -10 डिग्री, -20 डिग्री, मान लीजिए बेटा -100 डिग्री, -200 डिग्री, 0 से नीचे कोई भी टेम्परेचर। तो मान लिया 0 से नीचे एक टेम्परेचर है जिसको मैं इस कर्व पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए पर जरा गौर करिएगा, पॉइंट ए पर हमारा वाटर किस रूप में पाया जाएगा? तो कहा गया चूंकि सर पॉइंट ए 0 डिग्री के नीचे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 डिग्री ही है, तो पॉइंट ए पर हमारा वाटर पाया जाएगा सर सॉलिड फेज में, यानी आइस के रूप में। ठीक है भाई, अब हम पॉइंट ए से टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर को जब थोड़ा बढ़ाना शुरू किया तो कर्व उस तरफ जाएगा, ना नीचे ना ऊपर, सिर्फ राइट हैंड साइड पर जाएगा। नीचे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि सर प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट इस दिशा में शिफ्ट होगा। सर किस दिशा में? तो बेटा ये पॉइंट इस दिशा में शिफ्ट होने लगेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो ये पॉइंट इस दिशा में शिफ्ट होने लगेगा। अभी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये पॉइंट इस दिशा में शिफ्ट होता जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाना इन द सेंस आप इस सिस्टम को नीचे से गर्म करना शुरू कर दीजिए। जब आप इस सिस्टम को गर्म करना शुरू करेंगे, सिस्टम से हीट अंदर जाएगी। जब सिस्टम से हीट अंदर जाएगी तो भैया अंदर तो बर्फ बनी है। कैसे जाना बर्फ बनी है? सर पॉइंट ए पर देखिए सॉलिड आइस, तो भैया पॉइंट ए पर ये इस रूप में है, सॉलिड इस रूप में बर्फ बनी है। अब ये बर्फ हीट को एक्वायर करेगी, इकट्ठा करेगी। हीट को लेते ही ये पिघलने नहीं लगेगी, पिघलेगी ये 0 डिग्री पर ही पहुंचकर। तो 0 से जितना वो नीचे है, पहले मान लीजिए -80 पर है, तो -80 पर जब आप उसे हीट दोगे तो -80 से -79, फिर -78, फिर -75, -70, -50, -30, -20, -10, -5, -2, -1 और 0। तो यहां तक जब पहुंचेगी तब तक तो वो हीट एब्जॉर्ब करके सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ाएगी ना,
क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करिए, जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो सबसे पहले वो हीट अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च करता है, फिर रेस्ट ऑफ द हीट वर्क डन में। तो बेटा क्या किया उसने, -80 पर था, वो पिघलेगा 0 पर, तो -80 से 0 तक का जो रेंज है इसे भी तो कवर करना होगा हीट लेकर। तो बर्फ ने हीट लिया और -80 से वो मान लो 0 तक पहुंचा, यानी पहुंचते पहुंचते इस 0 पर पहुंचा। जब वो इस पॉइंट 0 पर पहुंचा तो 0 पर पहुंचते ही वो बर्फ मेल्ट करना शुरू कर देगी, और जैसे ही 0 पर पहुंचकर वो बर्फ मेल्ट करना शुरू कर देगी, तो अब एक बात समझिएगा, ऐसा तो है नहीं कि बर्फ की बहुत सिल्ली है, पूरी बहुत बड़ी सिल्ली है और वो 0 पर पहुंची और फटाक से पानी बन गई एक की बार में, ऐसा नहीं होगा। बर्फ लिक्विफाई करेगी, लिक्विड आइस बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर ले जाकर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर छोड़ दिया, और हम नहीं भी छोड़ेंगे तो भी वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो कांस्टेंट टेम्परेचर 0 पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस 0 पर पहुंचकर जो आप अब एक्स्ट्रा हीट दोगे, वो हीट उस पानी को बर्फ या बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने में खर्च हो रही होगी, जिस वजह से कुछ समय के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब उसी 0 कांस्टेंट टेम्परेचर पर जरा हम देखें तो ये वो स्टेट आएगी, ये वो स्टेट आएगी जब क्या होगा बेटा कि इस तरफ, इस स्टेट के इस तरफ, यहां इस तरफ यहां होगा सॉलिड, और बेटा इस स्टेट के इस तरफ होगा लिक्विड, और देयर इज एन इक्विलिब्रियम। इसके बीच बेटा एक इक्विलिब्रियम बना होगा, यहां बना होगा एक इक्विलिब्रियम, यानी पॉइंट बी पर पहुंचते ही, पॉइंट बी पर पहुंचते ही आपकी बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, आइस मेल्ट करने लगेगी और बनाने लगेगी वाटर, और इस पॉइंट बी पर एक इक्विलिब्रियम बनेगा जो होगा सॉलिड टू लिक्विड, यानी आइस टू वाटर। अब एक बात समझिए, अगर हम इस टेम्परेचर को 0 पर ही छोड़ दें तो वो उसी रेस्टिंग पोजीशन में ही रह जाएगा, वहां पर ही इक्विलिब्रियम बन के रह जाएगी। अब सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में, दे कन्वर्ट टू ईच अदर एंड द इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर नॉट राइज्ड नॉट डिक्रीज। तो ऐसे सिचुएशन में इसी पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम बनकर रहेगा। ठीक भाई, अब हम एक काम करते हैं, हम टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इस आइस को लिक्विड बनाएगा, लिक्विड बनाएगा, लिक्विड बनाएगा, और इस टेम्परेचर को 0 पर तब तक कांस्टेंट रखेगा जब तक पूरा सॉलिड क्या ना बन जाए, लिक्विड। जैसे ही लिक्विड बन गया, अब टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा, फिर वो लिक्विड बढ़ते 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 मान लीजिए वो टेम्परेचर पहुंच गया 100। तो जैसे ही उस लिक्विड का टेम्परेचर 100 पर पहुंचा, 100 पर पहुंचते ही बेटा क्या बनना शुरू हो जाएंगी, वेपर, यानी 100 के इस तरफ वेपर और 100 के इस तरफ लिक्विड। तो बेटा यहां कौन सी इक्विलिब्रियम बन रही है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम बन रही है लिक्विड और वेपर की। किस पॉइंट पर, 100 डिग्री पर, यानी 100 डिग्री पर अगर हम बात करें तो लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा है कि सर जब तक तुम 100 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में हो तब तक आप लिक्विड रूप में पाए जा रहे हो। जैसे ही तुम 0 डिग्री के नीचे आओगे सर आप सॉलिड के रूप में पाए जाने लगोगे। सर जैसे ही आप 100 डिग्री के ऊपर जाओगे सर आप देखिए इस वेपर के रूप में पाए जाने लगेंगे। ठीक भाई, यानी इस 0 डिग्री के नीचे हम सॉलिड हैं, इस 0 डिग्री से ऊपर लिक्विड हैं, कहां तक, 100 डिग्री तक लिक्विड हैं और 100 डिग्री के ऊपर वेपर हैं। कब, एट कांस्टेंट प्रेशर 1 atm। ठीक भाई, अब बात आती है सर अगर हम प्रेशर भी चेंज करें तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर भी चेंज करें तो क्या होगा।
तो कहा गया बेटा हम किसी भी इन दोनों में से पहले एक पॉइंट पकड़ते हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, और प्रेशर को घटाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए बेटा, प्रेशर को घटाते हैं तो हम नीचे की ओर आएंगे। आप समझिए बेटा, जैसे ही हम इस पॉइंट सी पर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हम जाएंगे ऊपर की ओर। इक्विलिब्रिया किसके किसके बीच थी? लिक्विड और वाइपर के बीच। यानी इस सिस्टम में इक्विलिब्रिया पॉइंट सी पर इक्विलिब्रिया किसके बीच है? लिक्विड और वाइपर के बीच। और लिक्विड और वाइपर के बीच जो इक्विलिब्रिया है इस पॉइंट पर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो बेटा लिक्विड और वाइपर में किसका वॉल्यूम? लिक्विड का वॉल्यूम कम, वाइपर का वॉल्यूम ज्यादा। तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वाइपर कन्वर्ट होने लगेगी किसमें? लिक्विड में। तो देखिए बेटा, जैसे ही हम ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे वाइपर कन्वर्ट होने लगेगी लिक्विड में। तो ये देखिए लिक्विड की तरफ हम जाने लगे। अगर हम प्रेशर घटाएंगे, अगर हम प्रेशर घटाते हैं तो ये पिस्टन एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब तो बेटा फिर लिक्विड किसमें जाने लगेगा? वाइपर में। क्यों? क्योंकि लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम किसका है? वाइपर का। इनका वॉल्यूम ज्यादा, इनका वॉल्यूम कम, तो वाइपर में जाने लगेगा। तो ये देखिए प्रेशर जैसे घटाया तो ये वाइपर में आने लगेगा। अब जरा बात ये आती है कि सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन क्या 1 एटमॉस्फेरिक के नीचे या 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ये बॉइल नहीं करेगा? और करेगा तो क्या 100 डिग्री ही होगा? कहा गया बिल्कुल नहीं होगा। देखो 1 एटमॉस्फेयर से नीचे जैसे ही आप आइए, इस कर्व को ये छोड़ रहा है मतलब इससे नीचे आने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां, बॉइलिंग पॉइंट यहां किसी एक दिशा में शिफ्ट करेगा। और किस दिशा में शिफ्ट करेगा जरा समझिए। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो देखिए कर्व उस तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओ तो उसे बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए प्रेशर बढ़ाकर इस पॉइंट पर ले आए, तो अब इस पॉइंट को यहां बढ़ाइए, दिस, तो ये इस पॉइंट पर अब इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये टेम्परेचर यहां से प्राप्त होगा आपको। ये देखिए क्या हो गया? एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में। अगर आप प्रेशर घटाओ तो देखिए इस तरफ कर्व जा रहा है। मान लीजिए प्रेशर घटाकर हम इस पॉइंट पर आ गए, तो इसको यहां बढ़ाइए, दिस पॉइंट यहां आकर टच कर रहा है, तो ये आपको यहां मिलेगा टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। तो आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट पर जब वो 1 एटमॉस्फेयर पर है पॉइंट सी पर, तो अगर हम उससे प्रेशर राइज करते हैं तो प्रेशर के राइज करने से टेम्परेचर भी राइज करना पड़ रहा है। यानी अगर किसी भी लिक्विड पर आप हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो बेटा हाई प्रेशर अप्लाई करते ही उसे बॉईल करना टफ हो जाएगा। फिर आपको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आप किसी लिक्विड पर लो प्रेशर कर दोगे तो बेटा जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर लो हुआ, आप थोड़ी सी हीट दोगे, वाटर मॉलिक्यूल एस्केप कर सकेंगे क्योंकि ऊपर से प्रेशर क्या है? कम। तो जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे वेपर बनने की दर बढ़ जाएगी, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे वेपर बनने की दर घट जाएगी। इसका मतलब वेपर बनने की दर ही निर्धारित करती है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर आप प्रेशर घटा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कर्व उस दिशा में जा रहा है, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अगर प्रेशर घटाओ तो कर्व इस दिशा में आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। ठीक भाई, इसका मतलब आप अगर इस पॉइंट यानी 100 डिग्री से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री पर एक पॉइंट सेलेक्ट करें जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे
जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तुरंत प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व आउटसाइड शिफ्ट होता जाएगा। तो आप प्रेशर बढ़ाते गए, टेम्परेचर का कर्व आउटसाइड शिफ्ट होता गया, तो ऐसे आपको एक कर्व प्राप्त हो रहा है। आप प्रेशर घटाते गए तो टेम्परेचर भी घटता गया, कर्व इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक आपको कर्व प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया इसकी बात। तो जो एक्स्ट्रा बेटा मैंने बनाया है मैं उसको थोड़ा मिटा दूं, वरना आप बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा गोदा था मैंने। तो यहां से आप एक बात समझ चुके हैं, ये पॉइंट था। यहां से एक बात आप समझ चुके हैं कि प्रेशर ये डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज करना होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे होंगे तो आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज करना होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए। तो आप अलग अलग प्रेशर्स पर, अलग अलग टेम्परेचर्स पर एक कर्व बनाए तो आपको एक ऐसा प्लॉट मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं वेपराइजेशन कर्व। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर देख लोगे तो सभी पॉइंट पर वेपराइजेशन कर्व, यानी सभी पॉइंट पर यह फिनोमिना चल रही होगी। कौन सी? लिक्विड टू वेपर। किसी भी पॉइंट पर इस कर्व पर देखोगे, किसी भी पॉइंट पर, तो यही इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड वेपर बनना होगा, वेपर लिक्विड यानी एक कांस्टेंट टर्म होगा जहां पर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही होगी। इन पॉइंट से इधर आओगे तो आपको प्योर लिक्विड मिलेगा, उधर जाओगे तो ये आपको प्योर वेपर मिलेगा। चलिए अब आ जाइए, यही बात इसके लिए समझिए। जब आप इस पॉइंट पर थे 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर आपको मिल रहा था इक्विलिब्रियम किसके बीच? सॉलिड और लिक्विड। 0 डिग्री से नीचे सॉलिड, 0 डिग्री से ऊपर लिक्विड। अब ये सारी कहानी हो रही थी 760 mmHg पर। लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, तो जैसे प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटना चाहिए। और दुनिया में सब जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा। सॉलिड का वॉल्यूम कम होता, लिक्विड का ज्यादा। लेकिन वाटर के केस में उल्टा था, वाटर के केस में लिक्विड का वॉल्यूम कम था, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा था। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो वॉल्यूम घटेगा इन द सेंस कि भैया सॉलिड कन्वर्ट होगी लिक्विड में। और जैसे ही प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा इन द सेंस लिक्विड कन्वर्ट होगी सॉलिड में। तो देखिए अब यहां पर जैसे ही आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, पॉइंट को मैं इधर लिख लेता हूं, जैसे ही प्रेशर बढ़ा रहे हो तो देखो सबके में कर्व ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो आप सॉलिड की तरफ होते। लेकिन वाटर के केस में देखिए आप प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड की तरफ जा रहे हैं और प्रेशर घटाने पर ये देखिए सॉलिड की तरफ है। ये कर्व वो पॉइंट है जिसके उस तरफ लिक्विड, इस तरफ सॉलिड। तो प्रेशर बढ़ाया तो आप सॉलिड कर्व में है, ये देखिए सॉलिड एरिया में, लिक्विड एरिया में है। और प्रेशर घटाया तो आप देखिए सॉलिड एरिया में है। तो हुआ क्या कि 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पर पॉइंट बी पर हम हैं जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री से नीचे सॉलिड, 0 डिग्री से ऊपर लिक्विड। जैसे ही हम प्रेशर घटाएंगे तो प्रेशर घटाते ही हमारा लिक्विड सॉलिड में बदलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है। बर्फ के लिए, आइस के लिए, वाटर के लिए बाकियों में उल्टा होता है। बाकियों में कर्व उधर होगा तो ये जो एरो है वो कर्व के ये वाला इस तरफ आएगा और ये वाला इस तरफ आएगा, क्योंकि ये कर्व ऐसे होंगे बाकियों में।
इसीलिए यहां उल्टा है, तो थोड़ा दिमाग लगाकर समझिएगा। फिर से बताता हूं, जैसे ही आप प्रेशर घटाओगे तो प्रेशर के घटाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। चूंकि सॉलिड का वॉल्यूम वाटर के केस में यानी बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो जैसे आपने प्रेशर घटाया वॉल्यूम बढ़ा तो हम बर्फ की तरफ जाने लगे, सॉलिड की तरफ। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटना चाहिए, तो हम लिक्विड की तरफ जाने लगे। अब देखिए, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, तो उस वक्त आपको मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे उस वक्त मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, निगेटिव था वो। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे उस वक्त मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आप इस कर्व को मेंटेन करेंगे। जैसे ही आप प्रेशर घटाओगे उस वक्त आपको मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, यानी इस तरफ मूव करना पड़ेगा, और आप इस कर्व को क्या करेंगे? मेंटेन। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो ये इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक भाई। अब यहां पर सर, यहां पर प्रेशर घटाते गए घटाते गए घटाते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। इस वाले केस में प्रेशर घटाते गए घटाते गए घटाते गए, टेम्परेचर घटाते गए घटाते गए घटाते गए, और इस तरह से ये चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जिस पॉइंट पर हम मेल्टिंग पॉइंट कर्व और वेपोराइजेशन कर्व को इंटरसेप्ट कर देंगे। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं O। इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। समझा रहा हूं क्यों? ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। समझो क्यों? बेटा हम प्रेशर घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। देखिए प्रेशर घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं, घटाते घटाते प्रेशर हम ले आए 4.58 mm। बेटा ये मेल्ट कितने पर हो रहा था? 760 mm, और अब कितना है? 4.5 mm तक घटा लाए। तो जैसे जैसे हम प्रेशर घटाएंगे तो बेटा इसका मतलब 760 से हम 4.5 मतलब ना के बराबर, और ना के बराबर इन द सेंस, अरे देखो लगभग 200 गुना कम कर दिया, 180 190 गुना कम कर दिया प्रेशर। इसका मतलब ऊपर का प्रेशर जो था, जो इस पर लग रहा था, किस पर? इस पर। ये प्रेशर घटाते घटाते भैया हमने ना के बराबर कर दिया, और ना के बराबर जब कर देंगे तब क्या होगा? तो फिर वाटर हो या बर्फ हो, उसे वेपोराइज होने के लिए बहुत ही थोड़ी हीट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर से प्रेशर लग रहा था तभी तक वो सॉलिड या लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनको एस्केप होने के लिए एनर्जी चाहिए थी, जो कि हमें हीट करके देनी पड़ती थी। लेकिन आपने ऊपर का प्रेशर हटा दिया, जब प्रेशर ही नहीं तो वो फ्री मोशन करने लग जाएंगे। हालांकि यहां पर बहुत थोड़ा सा प्रेशर है, इसलिए आप देखिए 0 डिग्री से बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर 0.0098 डिग्री बढ़ाओ तो इस पॉइंट पर इतना प्रेशर तुम घटा लाए हो कि इस पॉइंट पर 0.0098 डिग्री टेम्परेचर दे दोगे तो ही यहां पर क्या बनने लगेंगी? वेपर, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। और बेटा एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर पहुंचते ही इतना प्रेशर कम हो गया कि अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय बेटा इस पॉइंट के बाद सॉलिड, इतना प्रेशर आपने कम कर दिया कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होने लगा? वेपर। क्योंकि आपने इतना प्रेशर घटा दिया कि अब सॉलिड को लिक्विड में बनने के बजाय वो सॉलिड डायरेक्ट वेपर बन रहा है, क्योंकि फ्री मोशन करने लगा, वो लिक्विड नहीं बन रहा, वो सीधे वेपर बन रहा। तो अब इस पॉइंट पर पहुंचकर प्रेशर इतना कम हो गया है कि सॉलिड गेट्स वेपोराइज्ड। दिस इज द सब्लिमेशन कर्व। तो ये पॉइंट O जो है ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी भी
कंपोनेंट की 3 स्टेज मौजूद हों। देखिए, इस पॉइंट पर लिक्विड टू वेपर, इस पॉइंट पर सॉलिड टू लिक्विड, इस पॉइंट पर सॉलिड टू वेपर, यानी इस पॉइंट पर ये देखिए यहां सॉलिड भी, इस पॉइंट पर लिक्विड भी और इस पॉइंट पर वेपर भी, यानी इस पॉइंट पर वाटर की तीनों स्टेट मौजूद हैं। और इस पॉइंट पर जब वाटर की तीनों स्टेट मौजूद है तो ये पॉइंट कहला रहा है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी भी सिस्टम में सब्सटेंस की तीनों पॉइंट उपस्थित हों। तो ये हो गया ट्रिपल पॉइंट। चलिए, इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में और बहुत कम वर्ड में बात करता हूं। देखिए, यहां से 3 कर्व आपको दिख रहे हैं, ओ ए, ओ सी, ओ बी। ओ ए है वेपोराइजेशन कर्व, ओ सी है मेल्टिंग कर्व, ओ बी है सब्लिमेशन कर्व। ओ सी बी यानी बी ओ सी के इस तरफ ये पूरा सॉलिड है, यहां से कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे ले लो ये सब सॉलिड आएगा। सी ओ ए ये पूरा लिक्विड है, किसी भी पॉइंट पे ले लोगे लिक्विड आएगा। ए ओ बी ये पूरा वेपर है, किसी भी पॉइंट पे ले लोगे वेपर आएगा। ठीक, अब हम जब तक नॉर्मल स्टेट में हैं, नॉर्मल केस, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और हम अपने पानी को फ्रीज करना चाहते हैं, तो हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, पानी को फ्रीज करना चाहते हैं, 0 पर फ्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री के नीचे बर्फ, 0 डिग्री के ऊपर लिक्विड। बॉयल करना चाहते हैं तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है भैया हमारा, 100 पर बॉयल होगा, 100 के ऊपर वेपर, 100 के नीचे लिक्विड। कहा गया सर ये तो तब की कहानी है जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज करें तो कहा गया सर एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप ये सारा कहानी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो तब की है जब यहां 1 atm लग रहा है। अगर आपने यहां 1 atm चेंज किया यानी बढ़ाया या घटाया तो उस करस्पॉन्ड आपको हीट भी घटाना बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट के केस में अगर आप प्रेशर घटाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बर्फ के केस में प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, बर्फ के केस में, पानी के केस में। बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर घटाते हो तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक भाई, ऐसे ही हम टेम्परेचर घटाते और प्रेशर घटाते हुए कर्व को इस तरफ लाए। इस केस में हम प्रेशर घटाते और टेम्परेचर को बढ़ाते हुए कर्व इस तरफ लाए। एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पर हमारा सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों प्रेजेंट है। वो पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है कब? 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और 4.58 mmHg पर। इस पॉइंट पर सॉलिड वेपर भी बना रहा है, सॉलिड लिक्विड भी बना रहा है, लिक्विड वेपर भी बना रही है। यानी इस ट्रिपल पॉइंट पर बात करें तो यहां पर ये वाला इक्विलिब्रियम मौजूद है, ये इक्विलिब्रियम मौजूद है, लिक्विड टू वेपर टू सॉलिड, दिस इक्विलिब्रियम प्रेजेंट। ये इक्विलिब्रियम मौजूद है इस पॉइंट पर, तीनों यहां इक्विलिब्रियम है। आप समझिए सब्लिमेशन कर्व क्यों आ रहा है? आपने प्रेशर इतना घटा दिया है, इस सॉलिड का प्रेशर इतना घटा दिया है, प्रेशर घटाते रहे तो प्रेशर आपने बहुत घटा दिया। 760 कहां 4.5 लगभग 250 गुना नीचे, तो इतना घटा दिया। और टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाया, इतना घटा दिया कि सॉलिड इज एबल टू वेपराइज, सॉलिड की वेपर डायरेक्ट बनने लगी। तो ये बन गया सब्लिमेशन कर्व। अब यहां पर आप इसे लिखेंगे कैसे? और यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को पूछने के लिए। देखिए, अगर हम इस कर्व में कहीं पर यहां पर कहीं पर भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, मान लीजिए पॉइंट ए पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, पॉइंट ए पर पूरी तरह से क्या है? सॉलिड। तो पॉइंट ए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2 होता है। भाई पॉइंट ए पर कौन सा कंपोनेंट होगा? पॉइंट ए बी, यहां कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, इस कर्व के नीचे इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो एक ही फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड। और बेटा कंपोनेंट तो पहले से एक है,
तो F इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2, तो F इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2। मान लीजिए हम पॉइंट डी पर ले लें, तो पॉइंट डी पर क्या मौजूद है? तो बेटा पॉइंट डी पर पूरी तरह से देखिए वेपर मौजूद है। यहां कहीं पर भी लो तो ये वेपर ही है। तो पॉइंट डी पर पूरी तौर से वेपर मौजूद है, गैस है ये। तो यहां पर भी F इक्वल टू कंपोनेंट तो 1 ही और फेज भी 1 प्लस 2, तो F इक्वल टू 2। अच्छा, हम यहां कहीं पर भी कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम पॉइंट यहां ले लेते हैं F, तो पॉइंट F कहीं पर भी ले लो, यहां ले लो, पॉइंट F पर देखो, तो पॉइंट F पर देखो इस वक्त क्या मौजूद है? पूरा का पूरा लिक्विड मौजूद है। तो पॉइंट F पर भाई पूरा लिक्विड, तो कंपोनेंट तो 1, फेज भी 1 प्लस 2, तो ये F क्या आया? तो जब तक इस सिस्टम में कोई पूरी एक ही फेज है तब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 2। चलिए हम इन कर्व्स पर देखते हैं। इन कर्व्स पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है? कर्व्स पर भी पूछता है। तो मेल्टिंग कर्व पर देख लेते हैं। मेल्टिंग कर्व ओ सी पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। इस पूरे कर्व पर इक्विलिब्रिया बना हुआ है सॉलिड और लिक्विड का, यानी इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो आपको 2 फेज मिलेंगे, सॉलिड और लिक्विड, और कंपोनेंट कितना? तो एक ही है। तो F इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2, यानी F इक्वल टू कर्व पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 1। चलिए इस कर्व पर देख लेते हैं। तो इस कर्व पर कोई भी AB कर्व AO, ये कौन सा कर्व है? वेपोराइजेशन कर्व AO। आओ देख लेते भाई, तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, C तो बेटा कंपोनेंट 1 माइनस 2 प्लस 2, F इक्वल टू 1। वैसे इस कर्व पर देखिए OB यानी सब्लिमेशन कर्व पर, इस कर्व पर ये वाला इक्विलिब्रियम बना है सॉलिड वेपर, 2 फेज होंगे, ये हो गया सब्लिमेशन कर्व, ये हो गया OB। यहां पर फेज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, फेज इक्वल टू कंपोनेंट 1 है, फेज 2 है और 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1। एक चीज आप और समझिए, अगर हम इस ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, इस ट्रिपल पॉइंट पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, तो मैं यहां निकाले दे रहा हूं, एट ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C तो बेटा 1 है, कंपोनेंट एक ही है वाटर, फेज कितनी है ट्रिपल पॉइंट पर? 3, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। तो F इक्वल टू भैया 2 और 1 3, 3 और 3, ये हो गया 0, यानी ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 0। कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 1। और एरिया पर, किसी भी एरिया का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते ही जरा आप चीज देखिएगा, ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया, यानी ट्रिपल पॉइंट को हम मेंशन करेंगे नॉन वेरिएंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट पर आपको किसी भी वेरिएबल को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर अंडरस्टूड है, तो आपको ट्रिपल पॉइंट पर यह बात ध्यान रखनी होगी, पूछी जाती है। वाटर सिस्टम के लिए ट्रिपल पॉइंट पर टेंपरेचर कितना होगा? तो 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड।
वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो 4.58 mmHg। तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट पर कैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, नॉन वेरिएंट, और फेज कितनी है वहां पर, 3 है। जितने ये हैं आपके पॉइंट ए डी या एफ, कुल मिलाकर आप पॉइंट ए डी एफ, ये तो कहीं पर भी आप पॉइंट ले सकते थे। यानी अगर आप देखें तो ये फेज, यानी ये पूरा का पूरा जो एरिया है, कौन सा एरिया, बी ओ सी, इस एरिया में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते, बी ओ ए, इसमें कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते, ए ओ सी, कहीं पर भी कोई जो पॉइंट ले लेते, तो ये जो एरिया थे इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है। यानी ये सभी एरिया जो है वो बाई वेरिएंट हैं। यहां पर आपको 2 वेरिएबल बताने पड़ेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि पॉइंट कहां पर है, कैसे मेंशन करोगे, यहां पर पॉइंट ले लो, वो बताना पड़ेगा ना, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर। जितने कर्व हैं इन सभी कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया है, यानी इन कर्व्स को हम बोलेंगे मोनो वेरिएंट। ये सभी कर्व मोनो वेरिएंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इन पर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल बताना पड़ेगा। ठीक भाई, एक चीज यहां और छोटी सी ध्यान रखिएगा, कभी कभी मेटा स्टेबल कर्व पूछा जाता है, तो मेटा स्टेबल कर्व का वैसे कोई मतलब नहीं है। इस कर्व को जब हम कूल करते हुए आते हैं, टेम्परेचर घटाते 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 घटाते, तो इस कर्व को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें आगे ये, तो मान लो ए डैश मान लेते हैं, ए डैश, तो ये जो ओ ए डैश है ये कहलाता है मेटा स्टेबल कर्व। हालांकि ओ के नीचे आते ही जब ये सॉल्टिफाई होने लगता है तो ये ओबी में ही मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर हम इस कर्व को एक्स्ट्रा प्लॉट करें आगे तो ये ओ ए डैश ये कहलाएगा मेटा स्टेबल कर्व। ठीक, अब यहां आपको कितनी बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी, और थ्योरेटिकली तो लॉन्ग क्वेश्चन वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, 3 हैं आपके पास, 1 कंपोनेंट सिस्टम आपके सिलेबस में आते ही आते हैं। जो एंट्रेंस वाले हैं वो कितनी बातें याद रखेंगे, देखिए सबसे पहली बात, कितने इनके पास एरिया है, इसमें 3 एरिया हैं, एक बी ओ सी, बी ओ ए, सी ओ ए, 3 एरिया हैं। तीनों एरिया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने कर्व हैं, 3 कर्व हैं, ओ बी, ओ सी, ओ ए, तीनों कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने पॉइंट्स इसमें इनको दिखाई पड़ रहे हैं, एक पॉइंट ट्रिपल पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। इन पॉइंट्स को वो ध्यान देंगे। वाटर के लिए है तो मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट याद रहेगा, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, और ट्रिपल पॉइंट पर इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर। ठीक भाई, साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखेंगे कि जो वाटर सिस्टम है उसके लिए ओ बी कर्व पॉजिटिव स्लोप है, ओ ए कर्व पॉजिटिव स्लोप है। यहां एक यूनिक चीज है और वो है ओ सी कर्व, जो कि बाकी सभी लोगों में ऐसे रहेगा, ऐसे पॉजिटिव स्लोप, लेकिन इसके में क्या है, ऐसे निगेटिव स्लोप। तो ये निगेटिव स्लोप, और ये निगेटिव स्लोप क्यों आया, बहुत डिटेल पीछे बात हुई, तो निगेटिव स्लोप इसी वजह से, इस निगेटिव स्लोप की वजह से ये कहानी उल्टा हो रही थी। ये नीचे प्रेशर घटाने पर ये सॉलिड की तरफ जा रहा था और प्रेशर बढ़ाने पर ये लिक्विड की तरफ जा रहा था, बिकॉज ऑफ द निगेटिव स्लोप। अगर ये पॉजिटिव स्लोप होता तो ये लाइन इस तरह से नहीं इस तरह से होती, तो ये इस तरफ और ये वाला एरो के उस तरफ पड़ जाता। तो ये वाटर के एनालॉगस बिहेवियर के कारण हो रहा है, क्योंकि वाटर का आइस का वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड का वॉल्यूम कम है, जिस वजह से निगेटिव स्लोप आ रहा है। तो इतनी बातें अब इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखा जाएगा। तो पूरा ग्राफ समझा दिया है। आप अगर लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि वाटर सिस्टम में हमारे पास 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस के बीच में 3 इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक इक्विलिब्रिया सॉलिड वेपर के बीच है जिसको हम सब्लिमेशन कह रहे हैं, एक इक्विलिब्रिया सॉलिड और लिक्विड के बीच है जिसे हम मेल्टिंग कह रहे हैं, और एक इक्विलिब्रिया लिक्विड और वेपर के बीच है जिसे हम वेपराइजेशन कह रहे हैं।
अब इसमें 3 एरिया आ रहे हैं, 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया। इन 3 एरिया के बारे में बताएंगे। फिर इसमें 3 कर्व आ रहे हैं, 1 2 3। इन 3 कर्व के बारे में बताएंगे। हर एरिया पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज बताएंगे। हर कर्व पर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज बताएंगे। अब इसमें पॉइंट आ रहा है एक और ट्रिपल पॉइंट, इसके बारे में बताएंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, इसकी फेज बताएंगे। एक मेटास्टेबल कर्व है, इसको भी बता देंगे। तो ये पूरा लिखाऊंगा नहीं मैं आपको, तो आगे सामने एक बेस्ट बुक से मैंने नोट्स आपको सजेस्ट किए हैं, आप उसे पढ़ लेंगे और अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप उसके नोट्स बना लेंगे अपने पास। तो ये आपका हो जाता है वाटर सिस्टम। कोई दिक्कत आएगी आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, या जितने मेरे पर्सनली स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं वो सब मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी मैसेज कर देंगे, पूछ लेंगे जो भी प्रॉब्लम आएगी। जो मुझे नहीं जानते हैं वो मुझे कमेंट में बता देंगे, जो दिक्कत होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ मैं तो कभी कहता नहीं, वैसे आपने अगर क्लासेस देखी होंगी, लेकिन बेटा सब्सक्राइब भी कर दें। थोड़ा आप जान ही रहे हैं, नया नया शुरू किया है, और लाइक भी कर दिया करें, अच्छा लगता है। कोई पैसा तो मिलता नहीं मुझे, है ना, लेकिन आप देखते हैं, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम ही, लेकिन वो वाटर सिस्टम के अलावा कोई और, सल्फर सिस्टम आई थिंक, या कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, डिपेंड्स ऑन मूड। तो नेक्स्ट अगले टॉपिक।